स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल रिमार्क देते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि टाइलेनॉल, जो कि एक मेडिसिन है, दी जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, इट कैन लीड टू द कॉजेस ऑफ ऑटिज्म। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा, इसकी पॉलिटिक्स को साइड में रखते हुए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऑटिज्म होता क्या है। क्योंकि ऑटिज्म को लेकर आप देखेंगे कि देश और दुनिया के अंदर काफी मिसकंसेप्शन है, काफी सारे मिथ हैं, तो हम इसकी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रिसेंट की कंट्रोवर्सी है, आप ब्रीफ में यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि ऑटिज्म होता क्या है, ऑटिज्म डिसऑर्डर्स के क्या क्या सिम्टम्स हैं और किन तरीकों से हम इसको बेटर कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। अब ऑटिज्म के बारे में आप देखिए, कभी ना कभी आपने किसी न किसी मूवी में देखा होगा। जैसे हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड की मशहूर मूवी माय नेम इज खान, शाहरुख खान को बताया जाता है ही वॉज डायग्नोस्ड विथ एस्पर्जन सिंड्रोम। अब ये भी एक लाइटर फॉर्म होता है ऑटिज्म का, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी हिसाब से मान के चलिए कि एस्पर्जन सिंड्रोम इक्वल्स टू ऑटिज्म। इसके अलावा बर्फी मूवी में आप देखेंगे प्रियंका चोपड़ा, और इसके अलावा रेन मैन हॉलीवुड मूवी है, वहां पर भी आप देखेंगे कि ऑटिज्म के बारे में बताया जाता है, दर्शाया जाता है। अब आप देखिए इस मूवी के अंदर जो हॉलीवुड में है, यहां से ऑटिज्म को लेकर काफी अवेयरनेस आप देखोगे पूरी दुनिया के अंदर फैलती है, क्योंकि यहां पर एक चीज के बारे में और हाईलाइट किया जाता है, दैट इज ग्लोबल सिंबल ऑफ 7 बिलियंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल माय नेम इज खान में भी हल्का फुल्का इस बात को लेकर हाईलाइट किया गया है। अब ये 7 बिलियंस क्या होता है, देखिए होता क्या है कि पहले के टाइम पर यह समझा जाता था कि इंटेलिजेंस एक सिंगुलर कंसेप्ट है। आपने एक IQ टेस्ट कराया, उस IQ टेस्ट की बेसिस पर जो भी आपका इंटेलिजेंस निकल के आया वो आपका इंटेलिजेंस है। अगर IQ टेस्ट के अंदर स्कोर आपका अच्छा है तो आप इंटेलिजेंट हो, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो यानी कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हो। लेकिन उसके बाद साइंस और साइकोलॉजी ग्रो करती है, और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर निकल के आते हैं, उनका नाम होता है गार्डनर। वो बताते हैं कि इंटेलिजेंस के मल्टीपल टाइप होते हैं। इंटेलिजेंस कोई एक फिक्स नहीं है। कोई इंसान अगर एकेडमिक इंटेलिजेंट नहीं है तो म्यूजिक में अच्छा हो सकता है कि वो इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल उसके अंदर इंटेलिजेंस हो सकता है कि उसके अंदर म्यूजिकल, या हो सकता है कि उसके अंदर स्पेटियल 3 डायमेंशनल व्यू को देखने की अच्छी पहचान हो। तो इंटेलिजेंस के मल्टीपल टाइप होते हैं, इसी को हम कहते हैं 7 बिलियंस, या इसी को हम कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। तो आप देखोगे कि इस मूवी के अंदर या कहीं और पे भी आप देखोगे, ऑटिज्म अगर किसी को है तो उनके अंदर कोई कमी है, लेकिन उनका कोई ना कोई एक पोर्शन, कोई ना कोई एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है उनकी पर्सनैलिटी को। तो ये जो एक फीचर है, ये उनकी पूरी पर्सनैलिटी को शेप करेगा, और उस फील्ड में वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। तो ये होता है 7 बिलियंस का कंसेप्ट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, एक तो ये एस्पर्जन सिंड्रोम, और दूसरा 7 बिलियंस यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस आप समझ सकते हैं, और ये क्या होता है, लाइटर फॉर्म ऑफ ऑटिज्म। अब इसको और डिटेल में देखते हैं। आप देखिए, इससे पहले एक ब्रीफ में आप देखिए, ये साइकोलॉजी का जो हमारा नया बैच है, अक्टूबर बैच स्टार्ट होने वाला है, 30 सितंबर तक हमारी सेल भी चालू है। सारे कंसेप्ट, अगर आपका साइकोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है तो सारे कंसेप्ट फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस इसके अंदर कराए जाएंगे। रेगुलर आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसका पार्ट है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा सारी न्यूज़ के लिए जो आती हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स में, उसके लिए प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए, और इस टेलीग्राम ID पर भी आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है तो। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं जो अभी हमने बात की थी, एक तो एस्पर्जन सिंड्रोम और दूसरा ऑटिज्म के बारे में। अब देखिए होता क्या, थोड़ा सा बेसिक्स अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है DSM। DSM का मतलब होता है डायग्नोसिस ऑफ स्टैटिस्टिक मैनुअल। ये DSM रिलीज करते हैं APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अभी टोटल DSM 5 तक आ चुके हैं। अब DSM 5 के अंदर सारे के सारे डिसऑर्डर्स क्लासीफाई होते हैं, जैसे कि ऑटिज्म डिसऑर्डर हो गया, मूड डिसऑर्डर हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया। तो ये पूरा का पूरा एक क्लासिफिकेशन बना के देते हैं। अब DSM 4 तक यानी कि 2013 से पहले ऑटिज्म अलग था, और एस्पर्जन सिंड्रोम को हम अलग बात बोलते थे। एस्पर्जन सिंड्रोम के अंदर उन बच्चों को, यानी कि उन कैटेगरीज को रखा जाता था, ऐसे सिम्टम्स को रखा जाता था जिनमें सोशल डिफिकल्टीज हैं, यानी कि सोशल कम्युनिकेशन बेटर तरीके से नहीं कर पाते हैं, या कोई भी रिपीटेटिव बिहेवियर है उनके पास में, रेगुलर काफ़ी लॉन्ग इंटेंसिटी के साथ में। लेकिन इन बच्चों का जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है वो नॉर्मल है। कॉग्निटिवली अगर मेंटल प्रोसेस पर देखेंगे तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो ऑटिज्म के अंदर रखा जाता था ये प्लस
कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उनका कम होगा, यानी कि इंटेलिजेंस में भी आप कुछ ना कुछ वेरिएशन देख पाएंगे। तो डिफिकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन, रेपिटेटिव बिहेवियर, डेवलपमेंटल एंड कम्युनिकेशन डिलेस, ये 2013 तक का क्लासिफिकेशन था। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे DSM-5 निकल के आता है और बोथ आर पार्ट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, और दोनों को ही हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कर देते हैं। यहां पर आप देखिए, यहां पर लिखा है ऑटिज्म, एस्पर्जर सिंड्रोम, और फिर DSM-5 में दोनों को हमने किसका पार्ट बना दिया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का। तो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बन जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब है कि एक तरीका कंटिन्यूम है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हम समझने की कोशिश करते हैं स्पेक्ट्रम को, ये एक वाइड वेरिएशन है। पहली बात तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो गया, यानी कि ब्रेन में आपकी कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी, डेवलपमेंटल डिलेस आपके पास में देखने को मिलेंगे, और उसकी वजह से कम्युनिकेशन इंटरेक्शन में दिक्कतें होती हैं। वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, यानी कि जिस तरीके से आप दुनिया को देखते हैं, आपके सेंसेस में कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। अब यहाँ पे क्या वर्ड है, यहाँ पर वर्ड है हमारा स्पेक्ट्रम, यानी कि वाइड वेरिएशन है। आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि अगर ऑटिज्म कोई बच्चा है तो उसके अंदर कम्युनिकेशन की दिक्कत होगी, कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है कि कुछ चीजें उसे बहुत अच्छी तरीके से आती हो, तो ये क्या हो गया, वाइड वेरिएशन हो गया। हो सकता है कि डिफिकल्टी विद आई कांटेक्ट उसके साथ में हो सकता है कि उसकी स्पीच बहुत लिमिटेड हो, लेकिन किसी और चीज में वो बहुत बेटर हो सकता है कि उसके पास जेस्चर्स समझने की जो शक्ति होती है वो कम होती हो सकता है कि रिपीटेड बिहेवियर करे, सेंसरी सेंसिटिविटी बहुत कम हो, सेंसेस बहुत वीक हो, उसके इंटरेस्ट कुछ फिक्स हो। तो काफी सारे वेरिएशंस इसके अंदर हो सकते हैं। अब इसी वजह से इसको बोला गया है सिम्पटम स्पेक्ट्रम, यानी कि वाइड वेरिएशन। पहले के टाइम पर ये वाइड वेरिएशन नहीं था। पहले के टाइम पर अगर बच्चा चुपचाप है, किसी से बातचीत नहीं करता, तो आपने लेवल कर दिया। लेकिन आज के टाइम पर हम इसको वाइड वेरिएशन की तरह देखते हैं। आज के टाइम पर हम इसको देखते हैं, किसी बच्चों को मतलब अगर सीवियर है तो हम उनको देंगे लाइफ लॉन्ग सपोर्ट। लेकिन वही अगर हम बात करें, अदर थ्राइव्स इंडिपेंडेंटली इन एकेडमिक्स, टेक्निकल, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड बिजनेस, यानी कि सबको सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। काफी बच्चे ऐसे भी हैं, काफी लोग ऐसे भी हैं जिनको ऑटिज्म है, लेकिन अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, बहुत अच्छा कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनकी कोई एक कमी अगर एक जगह पर लैक करती है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको कंपनसेट कर दिया किसी और चीज में आउट परफॉर्म कर। तो इस तरीके से अगर हम उसको लेवल कर रहे हैं किसी डिसऑर्डर से, या कोई स्टिग्मा क्रिएट कर रहे हैं, तो इट इज नॉट परफेक्ट, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर आपकी कमी कहीं पर है तो कंपनसेशन कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है। तो ये होता है आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। पहला एस्पर्जन यानी कि लाइटर फॉर्म, ऑटिज्म ये अलग होता था, अब ये पूरा का पूरा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर आ चुका है। अब अगर हम ऑटिज्म के बारे में समझ चुके हैं, तो हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि इसके पीछे की थ्योरीज क्या क्या होती हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। टोटल 3 थ्योरीज अगर हम यहां पर देखें, पहली थ्योरी आप देखोगे थ्योरी ऑफ माइंड, सेकेंड कंसेप्ट आप देखेंगे वीक सेंट्रल कोहेरेंस, एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन। ये कुछ कंसेप्ट होते हैं जो समझाने की कोशिश करते हैं कि ऑटिज्म क्यों होता है। पहली थ्योरी, थ्योरी ऑफ माइंड, हम इसको लेकर अलग से एक लेक्चर बना सकते हैं। अगर आपको लगता है तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए। थ्योरी ऑफ माइंड क्या कहती है? थ्योरी ऑफ माइंड ये कहती है कि जब भी हम किसी भी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो जनरली हम समझ जाते हैं कि सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है। यानी कि मान लीजिए अगर सामने वाले इंसान ने जोक क्रैक किया है तो हमें हंसना है। सामने वाला इंसान किस तरीके की फीलिंग महसूस करता है अगर हम उसको कुछ बोलते हैं, तो जनरली हमें एक आइडिया लग जाता है। लेकिन ऑटिज्म में क्या होता है, थ्योरी ऑफ माइंड कहती है इट इज हार्डर टू गेस व्हाट अदर थिंक, व्हाट अदर फील। जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो उसकी बेसिस पर हमें थोड़ा बहुत सेंस हो जाता है कि सामने वाला इंसान कैसा बिहेव करेगा, कैसा फील करेगा। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन आइडिया लगता है। अगर उसने कुछ जोक सुनाया, कोई सरकास्टिक बातें की, तो हमें कैसा रिस्पॉन्स करना है, ये हम सोशल कम्युनिकेशन की तरह इस चीज़ों को देखते हैं। लेकिन थ्योरी ऑफ माइंड बताती है कि ऑटिस्टिक बच्चों को इस काम को करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। सेकेंड, वीक सेंट्रल कोहेरेंस। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक फॉरेस्ट में जाते हैं, आप एक जंगल में जाते हैं, तो आपने पहले क्या देखा, आपने पूरे फॉरेस्ट को देखा। फॉरेस्ट के बाद आपने देखा कि वहां पर कुछ जानवर हैं, कुछ पेड़ हैं, फिर आपने छोटी छोटी जो टेक्निकल बातें हैं उनको देखा। लेकिन ऑटिस्टिक के साथ में क्या होगा, वो कंप्लीट पिक्चर कभी कभी नहीं देख पाते। वो किसी जंगल में जाएंगे तो पहले क्या देखेंगे, पहले ट्रीज को देखेंगे, पेड़ों को देखेंगे, फिर वहाँ पर कुछ मशीनें हैं या वहाँ पे कुछ और कार वगैरह है, कुछ और भी है, तो उसको देखेंगे। उसके बाद फिर कंप्लीट पिक्चर को देखेंगे। तो ये आप देखोगे ये कोई तरीके की कमी नहीं है। अगर वो छोटी छोटी डिटेल को देख पा रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग।
ओके, तो अमेजिंग विद डिटेल्स, हार्डर विद द बिग पिक्चर। तो जो डिटेल्स होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं हर एक कंसेप्ट के अंदर, उसको वो बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। लेकिन जब बिग पिक्चर देखने की बात आती है तो उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उनका जो सेंट्रल कोहेरेंस होता है वो काफी वीक होता है। और थर्ड, एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन। जैसे कि हम बात करें हमारे ब्रेन की, तो हमारा ब्रेन क्या है, हमारा ब्रेन हर एक चीज को रेगुलेट करता है। एक तरीके से मैनेजर है हमारा, वो सब चीजें बताता है कि हमको ये काम करना है, हमको ऐसा काम करना है। तो पूरा एग्जीक्यूशन का काम करता है हमारा ब्रेन। लेकिन इसमें हल्का बहुत आप देखोगे डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है। जब भी ऑटिस्टिक कोई बच्चा आप देखेंगे तो उनके साथ क्या होगा, रूटीन में उनको दिक्कत आ जाती है। रूटीन अगर बना लिया है तो चेंज नहीं कर पाते हैं, एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम उनको निकल के आएगी, स्विच नहीं कर पाएंगे टास्क के बीच में। तो ये कुछ आप देखोगे दिक्कतें निकल के आती हैं, और ये थ्योरीज अलग अलग हैं, समझाने की कोशिश करती हैं। तो देखिए साइंस है इसके बीच में। जैसे ट्रंप ने बोल दिया कि भाई वैक्सीन में है या दवाइयों के अंदर है, तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता, ये कोई साइंस नहीं बनती। ये हमने साइंस देखी कि उनके साथ में हो क्या रहा है। इसके अलावा हम कुछ और इसकी बात करें तो एक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है, जिसके बारे में हम बिल्कुल ही बात नहीं करते। दैट कंसेप्ट इज नोन एज न्यूरो डाइवर्सिटी लेंस। अब जनरली हम न्यूरो साइंस की बात करते हैं, जनरली हम न्यूरो कॉग्निटिव साइंस की बात करेंगे, न्यूरो साइकोलॉजी की बात करेंगे, न्यूरो डाइवर्सिटी की बात करते हैं। कौन? बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, उनका नाम है जूडी सिंगर, सोशियोलॉजिस्ट हैं ये। तो सोसाइटल एंगल इसके अंदर बताते हैं, और ये कहते हैं कि न्यूरो डाइवर्सिटी रिफ्रेम ऑटिज्म एज अ नेचुरल ब्रेन वेरिएशन, नॉट अ डिसीज। तो ये कहते हैं कि ये तो कोई बीमारी है ही नहीं, ये क्या हो गया कि ब्रेन में जो वायरिंग होती है हमारी, वो थोड़ी सी गलत तरीके से हो चुकी है। तो ये कोई कमी नहीं है, इट इज नॉट अ डेफिसिट, कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि उन बच्चों के अंदर अटेंशन टू डिटेल हो सकता है कि उन बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी हो सकता है कि पैटर्न बहुत अच्छे से समझें, हो सकता है कि उन बच्चों की मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, तो एक नेचुरल ब्रेन वेरिएशन हो गया, नॉट अ डिसीज। अब साइकोलॉजी को क्या करना है? न्यूरो डाइवर्सिटी टारगेट करती है साइकोलॉजी को, बोलती है कि भाई तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा? कि ऐसे सपोर्ट सिस्टम बनाओ ताकि जो स्टीरियोटाइप है वो हट सके। तो ये जो हमने एक स्टिग्मा क्रिएट कर रखा है अगेंस्ट ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, इसको हटाने के लिए न्यूरो डाइवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती है। ये बताती है कि जो नेचुरल ब्रेन वेरिएशन, ब्रेन में वेरिएशन हो चुका है, नॉट अ डिसीज। तो डिसीज की तरह आपको ट्रीट करना ही नहीं है। और साइकोलॉजी को ये एम करती है कि इट इज योर वर्क, क्या काम है आपका? दैट क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम, नॉट स्टीरियोटाइप। हटाने के लिए कोशिश करो और सपोर्ट सिस्टम बनाओ। अब इसी की तरीके से आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट एंगल साइकोलॉजी भी बताएगी कि क्या क्या कारण है इसके। साइकोलॉजी बताती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज नोन एज बायो साइको सोशल मॉडल। ये मॉडल जो था वो दिया गया था एंजल के द्वारा। अब एंजल ये मॉडल बताते हैं और कहते हैं कि किसी भी डिसऑर्डर के पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। पहला बायोलॉजिकल रीजन, कुछ होते हैं साइकोलॉजिकल रीजन, और कुछ होते हैं हमारे सोशल रीजंस। तो ये एक मल्टीपल पाथवे होता है किसी भी डिसऑर्डर का, नॉट ओनली फॉर डिसऑर्डर। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऑटिज्म है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हद तक एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि पेरेंटिंग, आसपास का एनवायरनमेंट, जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल है, और आप देखोगे ब्रेन डेवलपमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरीके से ट्रांजैक्शनल मॉडल और डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल भी इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ट्रांजैक्शन मॉडल बोलता है कि चाइल्ड ट्रेट प्लस पेरेंटल रिस्पॉन्स प्लस सोशल कंटेक्स्ट शेप पैटर्न। ट्रांजैक्शन मॉडल ये बोलता है कि मान लीजिए बच्चे के अंदर एक ट्रेट है कि उसको ना वो अगर स्कूल जाता है और उसे कुछ भारी आवाजें सुनाई देती हैं तो अपने कान बंद कर लेता है। ये उसका एक ट्रेट है, उसको दिक्कत है बचपन से। मान लीजिए उसको नई सेंसेस, अगर हाई सेंसेस को टॉलरेट नहीं कर पाता है, और अगर ऐसा करता है तो जो टीचर है अगर स्कूल का, वो भी उसको इग्नोर करना शुरू कर दे कि भाई ये क्यों कर रहा है। ठीक है, उसको अगर सही तरीके से ट्रीट ना करे, सही तरीके से बात ना करे, तो यही चीज उसकी और ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो गया? ट्रांजैक्शनल हो गया। मतलब बच्चे का जो ट्रेट था, पेरेंटल या स्टूडेंट या टीचर ने जो रिस्पॉन्स दिया, और सोशल कंटेक्स्ट ने इसको और ज्यादा, पैटर्न को और ज्यादा बढ़ा दिया। और अभी हमने बात की थी कि सेंसरी लेवल पर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑटिस्टिक चाइल्ड। इसी वजह से ऑटिज्म को लेकर अलग अलग स्कूल्स भी देखने को मिलते हैं, अलग अलग एनजीओज भी इसके अंदर आते हैं। दूसरा आप देखेंगे डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। अब ये क्या बोलता है? ये फोकस करता है अपॉन द जेनेटिक वल्नरेबिलिटी। ये बोलता है कि कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं, और ये एविडेंसेस भी हमारे पास में, कि जीन्स आर आल्सो अप टू सम परसेंटेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केस ऑफ ऑटिज्म। अगर जेनेटिक्स में मिलता है तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ रीजन होते हैं। लेकिन अगर जेनेटिक्स में है और मान लीजिए उसको एक्सपोजर भी सही तरीके से नहीं मिला, यानी कि पेरेंटल सपोर्ट नहीं मिला या स्कूल का सपोर्ट नहीं मिला, एनवायरनमेंट में सपोर्ट नहीं मिला, तो ये चीज जो होगी आपकी और आगे बढ़ती जाएगी।
तो इस तरीके से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करते हैं अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ऑटिज्म। तो आई थिंक ऑटिज्म को लेकर आपको एक पूरा का पूरा एक जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है आई थिंक क्लियर हुआ होगा। काफी सारे जो मिसकंसेप्शन है हमने क्लियर किए विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। तो हमें समझ में आया कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। ठीक है, कोई पेरेंटिंग स्टाइल में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से होगा। ठीक है, ओके। तो द रेफ्रिजरेटर मदर मिथ इज ऑब्सोल्यूट, इसको आप पढ़िए और मुझे बताइए कमेंट में कि क्या होता है ये। नॉट वन मेडिसिन और डाइट, कोरिलेशन इज नॉट इक्वल्स टू कैजुएशन। यानी कि कोरिलेशन जो आपने बना दी है कि भाई वैक्सीन की वजह से हो रहा है, ये कैजुएशन नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। कैजुएशन हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, विद द हेल्प ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बताता है कॉज इस वजह से ये चीज होती है, इस वेरिएबल की वजह से ये चीज होती है। ये प्रूफ नहीं हुआ है कि भाई वैक्सीन या टाइलेनॉल से ऐसा होगा, ये आपने एक कोरिलेशन बना दिया है। इट इज नॉट इक्वल्स टू द कैजुएशन। तो बैड पेरेंटिंग, वन क्योर मेडिसिन, वैक्सीन कॉज ऑटिज्म, ये सारे के सारे मिथ हैं जिनसे बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें ध्यान देना होगा ये कुछ मॉडल पर। आप देखोगे APF और रिव्यू, असेसमेंट कीजिए, प्लान कीजिए, फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, स्कूल को इन्वॉल्व कीजिए और फिर रिव्यू कीजिए। बहुत जरूरी है इस केस में अर्ली बिहेवियर सपोर्ट देना, फैमिली को ट्रेन करना, और बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। इसको देने से आप देखोगे अगर हम अर्ली स्टेज में बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बहुत बेटर होता है, ये लेटर स्टेज में बात बढ़ेगी नहीं। तो बहुत जरूरी है कि हम प्लान करें, रिव्यू करें, स्ट्रेंथ बनाएं लोगों की, CBT दें अगर बच्चों को एंजाइटी है तो। ठीक है, ओके। ऑगमेंटेड एंड असिस्टेंट्स कम्युनिकेशन हम दे सकते हैं। मान लीजिए कुछ विजुअल, कुछ पिक्चर्स, अगर कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आती है ऑटिस्टिक बच्चों को तो हम विजुअल्स दिखाकर उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लिखकर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सब मेजर्स का उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इंडिया का पर्सपेक्टिव इसके अंदर ऐड करें तो इंडिया में भी आप देखोगे काफी कम अवेयरनेस है। कुछ NGOs हैं जैसे एक्शन फॉर ऑटिज्म जो काम करते हैं इस चीज के लिए, बट स्टिल अ लॉट ऑफ गैप इज देयर क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम है, लेट डायग्नोसिस होते हैं। तो हमें जितने भी मिथ हैं इन सबको डिबंक करना पड़ेगा और ये जो रियलिटी है इनको अपनाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें समझना पड़ेगा कि ये जो डिसीज है इसको बेटर किया जाता है। मतलब डिसीज तो पहली बात तो है ही नहीं, लेकिन अगर हम गुड सपोर्ट दें, अच्छा सपोर्ट पहुंचाएं और साइंस के हिसाब से काम करें तो ये जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है फॉर द ऑटिस्टिक चाइल्ड, इसको हम काफी हद तक जो है रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज चैनल्स। तो हमें कोशिश करनी है स्कूल्स के अंदर आप प्रॉपर तरीके की विजुअल शेड्यूल्स बनाएं, एंटी बुलिंग ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए, फैमिली को आपको ट्रेन करना है ताकि एक्सेप्ट कर सकें। इसके अलावा कम्युनिटी को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्लिनिक्स को बेटर करना पड़ेगा, तब जाकर आप इंक्लूजन कर सकते हैं लोगों का, तब जाकर आप एक इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकते हैं। तो आई होप आपको एक बेटर लर्निंग मिली होगी विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर। अगर आपके कुछ और कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए। अगर आप कुछ और ऐसे करेंट अफेयर्स को लेकर साइकोलॉजी की अवेयरनेस को बढ़ाना चाहते हैं, टॉपिक पर और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, साइकोलॉजी का जो मेन इंपॉर्टेंट बैच है अक्टूबर बैच, वी आर स्टार्टिंग विथ इन अक्टूबर एंड दिस इज द सेल एंडिंग ऑन 30 सितंबर। और प्लीज ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए सारी अपडेट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।